आप देख रहे हैं मैं भी भारत और मैं हूं आपके साथ हिमांशी चौधरी। आज हम एक ऐसे अहम विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो सीधे तौर पर आदिवासी समुदाय की शिक्षा और उनके भविष्य से जुड़ा है। सवाल सिर्फ स्कूलों के निर्माण या शिक्षा के अवसरों का नहीं है, बल्कि उन व्यवस्थाओं का भी है जिन पर इन बच्चों का भविष्य टिका हुआ है। साल 2018 में मोदी सरकार ने घोषणा की थी कि EMRS यानी एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों को जवाहर नवोदय विद्यालय के स्तर तक लाया जाएगा। इसके बाद 2019 में रांची में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर दोहराया था कि EMRS स्कूलों को नवोदय विद्यालयों के समान उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र बनाया जाएगा। सरकार ने दावा किया था कि यह योजना आदिवासी बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा, खेलकूद, कौशल विकास और उनकी सांस्कृतिक पहचान को सहेजने का माध्यम बनेगी। इसके बाद घोषणा की गई कि 2022 तक देश भर में 462 नए EMRS विद्यालय खोले जाएंगे ताकि आदिवासी बच्चों को शिक्षा के बेहतर अवसर मिल सकें। लेकिन 6 साल बाद भी जब आप जमीनी स्तर पर इन घोषणाओं के असर की पड़ताल करते हैं तो तस्वीर घोषणाओं से मेल नहीं खाती। 2025 तक आते आते भी सिर्फ 47 नए एकलव्य विद्यालयों में ही पढ़ाई शुरू हो सकी है, जबकि टारगेट 2022 में ही 462 स्कूल खोलने का था। जहां एक तरफ मोदी सरकार अपने तेज रफ्तार फैसलों और योजनाओं को जल्दी लागू करने का दावा करती है, वहां EMRS योजना का पहिया अब तक रेंगता क्यों नजर आ रहा है। आइए EMRS यानी एकलव्य स्कूलों से जुड़ी घोषणाओं और जमीनी सच्चाई से जुड़े कुछ आंकड़ों और तथ्यों को देखते हैं। साल 2023 में सरकार ने EMRS स्कूलों में प्रत्येक छात्र पर खर्च की जाने वाली राशि को 1.09 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.70 लाख करने का प्रस्ताव रखा था। लेकिन यह महत्वपूर्ण प्रस्ताव अभी भी वित्त मंत्रालय के पास लंबित है। इसके अलावा EMRS स्कूलों की निगरानी और प्रशासन को मजबूत करने के लिए दिसंबर 2024 तक 10 क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव भी अब तक अधर में लटका हुआ है। ये क्षेत्रीय कार्यालय स्कूलों के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने, शिक्षकों की समस्या हल करने और प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए बेहद जरूरी माने जाते हैं। लेकिन इन प्रस्तावों पर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है। सिर्फ इतना ही नहीं, EMRS स्कूलों में शिक्षक भर्ती को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े होते हैं। हिंदी भाषा को अनिवार्य बनाने के बाद कई हिंदी भाषी शिक्षकों को दक्षिण भारत और अन्य गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में ड्यूटी दी गई। इससे छात्रों को हिंदी समझने में कठिनाई होती है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि कुछ स्कूलों में पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए अनुवादक नियुक्त करने की खबरें सामने आई थी। ये हाल तब है जब 2018 में इस योजना की संचालन प्रक्रिया में बदलाव करते वक्त नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स यानी नेस्ट की स्थापना की गई थी। दरअसल EMRS योजना की धीमी प्रगति का एक बड़ा कारण इसकी संचालन व्यवस्था में मौजूद खामियां हैं। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स को EMRS स्कूलों का बेहतर प्रबंधन और प्रशासनिक सुधार करने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसके पास स्टाफ की भारी कमी है। मात्र 28 स्थायी और 6 अस्थायी कर्मचारियों के सहारे पूरे देश के EMRS स्कूलों का प्रबंधन किया जा रहा है। इतने सीमित संसाधनों के साथ दूर दराज के इलाकों में स्थापित स्कूलों को सुचारू संचालन संभव नहीं हो पाता। इसके अलावा नेस्ट के पास राज्य सरकारों के अंतर्गत काम करने वाली संस्थाओं पर ना तो कोई प्रभावी नियंत्रण है और ना ही इनकी गतिविधियों पर नजर रखने का कोई ठोस तंत्र। यही वजह है कि कई बार स्कूलों के खर्च का सही हिसाब किताब भी नहीं मिल पाता। अब बात करते हैं इस योजना की शुरुआत की, 2018 में किए गए बदलावों की और उसके प्रभाव की।
एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय योजना की शुरुआत वित्तीय वर्ष 1997 से 1998 के बीच हुई थी। उस समय जनजातीय मामलों के लिए कोई अलग मंत्रालय नहीं हुआ करता था। बाद में वर्ष 1999 में जनजातीय समुदायों के समग्र विकास के लिए केंद्र सरकार ने जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन किया। इसके बाद EMRS योजना को इस नए मंत्रालय के अधीन लाया गया ताकि इसे अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके और जनजातीय बच्चों के लिए शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाया जा सके। लेकिन ये योजना अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम नहीं थी। इसलिए 2018 में सरकार ने इस योजना की संचालन प्रक्रिया में कई बड़े बदलाव किए। इन परिवर्तनों ने योजना की दिशा और दशा को किस तरह बदला है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। पहले की व्यवस्था के तहत EMRS खोलने का निर्णय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर निर्भर था। यदि किसी क्षेत्र में स्कूल की जरूरत होती थी तो राज्य सरकार को केंद्र से मंजूरी लेनी पड़ती थी। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा मंजूर किए गए स्कूलों के निर्माण कार्य के पूरा होने तक राज्य सरकार को नए स्कूल के लिए अतिरिक्त फंड नहीं मिल सकता था। केंद्र सरकार ने इससे प्रक्रिया में देरी होने का दावा करते हुए इसमें बदलाव किया। बदलावों के तहत केंद्र सरकार को खुद से स्कूलों को मंजूरी देने और उनके प्रबंधन का अधिकार दे दिया गया। सरकार का मानना था कि इससे स्कूलों की स्थापना और संचालन की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित हो जाएगी और राज्यों को अलग से मंजूरी के लिए लंबी प्रक्रिया का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 2018-2019 में भूमि आवंटन के मानकों में भी बदलाव किया गया। पहले EMRS खोलने के लिए 20 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती थी, जो कई इलाकों में स्कूल खोलने में बड़ी चुनौती बन गई थी। खासकर पहाड़ी क्षेत्रों, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित इलाकों और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पर्याप्त भूमि का मिलना कठिन था। इसे देखते हुए नए दिशा निर्देशों में भूमि की आवश्यकता को घटाकर 15 एकड़ कर दिया गया। इससे कम भू क्षेत्र वाले इलाकों में भी स्कूलों की स्थापना का रास्ता साफ हो गया था। हालांकि कई क्षेत्रों में 15 एकड़ भूमि का मिलना भी चुनौतीपूर्ण है। इसी कारण योजना के क्रियान्वयन में अब भी कुछ बाधाएं बनी हुई हैं। जनसंख्या मानदंड को लेकर भी नए दिशा निर्देश लाए गए। पहले स्कूल खोलने के लिए आदिवासी आबादी से संबंधित कोई विशेष मानक निर्धारित नहीं था। नए दिशा निर्देशों के बाद हर उस उपजिले में एक EMRS खोलने का लक्ष्य रखा गया है जहां कम से कम 20,000 आदिवासी आबादी हो या फिर क्षेत्र की कुल आबादी का 50% या उससे अधिक हिस्सा आदिवासी हो। लेकिन जनजातीय समुदाय के कई बिखरे हुए समूह हैं जिनकी आबादी किसी एक जगह पर ज्यादा नहीं होती। वे समूह इस दायरे से बाहर रह गए। इससे वे बच्चे EMRS जैसी सुविधाओं से वंचित रहे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। उसी समय EMRS के संचालन और प्रबंधन को लेकर भी अहम बदलाव किए गए थे। पहले इन स्कूलों का प्रबंधन राज्य सरकारों का काम था, जिससे कभी कभी संचालन में देरी, शिक्षक भर्ती में लापरवाही और फंडिंग जैसी समस्याएं सामने आती थी। इसका हल निकालने के लिए नए दिशा निर्देशों में नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स नामक संस्था का गठन किया गया, जिसे स्कूल का प्रबंधन का दायित्व सौंपा गया। नेस्ट्स राज्यों के शिक्षा विभाग के साथ मिलकर इन स्कूलों के संचालन का जिम्मा संभालती है। कहने का अर्थ है कि इस योजना को केंद्रीकृत करने की कोशिश की गई। नए दिशा निर्देशों के साथ बहुत सी समस्याएं भी आईं, जैसे शिक्षकों की कमी की समस्या अब भी बरकरार है। नए दिशा निर्देशों में नेस्ट्स को शिक्षक भर्ती के लिए सुझाव देने का अधिकार तो दिया गया, लेकिन इसे राज्यों के लिए अनिवार्य नहीं बनाया गया। नतीजा ये हुआ कि इन स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी देखी गई है। पिछले साल EMRS में भर्ती के लिए हिंदी भाषा को जरूरी बना दिया गया था। इससे हिंदी भाषी राज्यों के कई शिक्षकों को दक्षिण भारत के स्कूल में नियुक्त किया गया। इन शिक्षकों को वहां की भाषा, खान पान और संस्कृति को समझने में दिक्कत हो रही है।
आदिवासी भाषा के शिक्षकों की जगह अंग्रेजी और हिंदी भाषी शिक्षकों की नियुक्ति के कारण आदिवासी छात्रों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आदिवासी छात्रों के लिए ऐसे शिक्षक बेहतर होते हैं जो उनकी भाषा और संस्कृति को समझते हों। आदिवासी इलाकों में सीखने का माहौल वहां की संस्कृति से जुड़ा होता है। सरकार का कहना है कि नए शिक्षक 2 साल के भीतर स्थानीय भाषा सीख सकते हैं, लेकिन किसी भी जगह के तौर तरीके सीखने में समय तो लगता ही है। इसके बिना शिक्षक और छात्रों के बीच सामंजस्य भी नहीं बन पाता। आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने चाहिए। सबसे पहले इन इलाकों में स्थानीय शिक्षकों की भर्ती को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ताकि भाषा और संस्कृति की समझ के आधार पर शिक्षण अधिक प्रभावी हो सके। इसके अलावा हिंदी भाषा की अनिवार्यता में भी बदलाव किया जाना चाहिए, ताकि विद्यार्थियों को सीखने में दिक्कत ना हो। शिक्षकों को स्थानीय भाषा सिखाने के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए, ताकि वे छात्रों के साथ बेहतर तरीके से बात कर सके। साथ ही शिक्षकों को आदिवासी संस्कृति और परंपराओं को समझने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाना जरूरी है, जिससे वे बच्चों के सामाजिक परिवेश को समझते हुए उन्हें पढ़ा सके। इसके अलावा भर्ती नीति की समय समय पर समीक्षा करना भी आवश्यक है, ताकि छात्रों और शिक्षकों की समस्याओं को पहचाना जा सके और उनके समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाए जा सके। केंद्र सरकार ने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों को जवाहर नवोदय विद्यालयों के स्तर तक विकसित करने के लिए नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स के तहत इन स्कूलों को केंद्रीकृत तरीके से संचालित करने का निर्णय लिया था। इसके लिए केवल 28 स्थायी और 6 अस्थायी स्टाफ कार्यरत हैं, जिनमें से अधिकांश सलाहकार के रूप में नियुक्त सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। EMRS योजना के तहत अब तक 728 स्कूलों को मंजूरी दी जा चुकी है, लेकिन इनमें से केवल 47 स्कूल ही कार्यरत हैं। सरकार का लक्ष्य था कि 3 वर्षों में 38,000 कर्मचारियों की भर्ती कर इन स्कूलों का संचालन सुचारू किया जाए। पहले चरण में 2024 तक 10,000 से अधिक कर्मचारियों की भर्ती हुई। जुलाई 2022 तक कार्यरत EMRS स्कूलों में केवल 4,000 शिक्षक ही तैनात थे, जबकि नेस्ट ने इसके लिए 11,340 शिक्षकों की जरूरत बताई थी। ऐसे में सवाल ये है कि जब सरकार नवोदय जैसी व्यवस्था देने का वादा करती है, तो फिर EMRS स्कूलों में न तो पर्याप्त शिक्षक हैं, ना ही बेहतर सुविधाएं। सरकार की घोषणाएं जितनी तेजी से होती हैं, उतनी ही सुस्ती उनके जमीन पर उतरने में दिखाई देती है। आखिर ये योजना अपने उद्देश्यों को पूरा कर पाएगी या फिर सिर्फ कागजों पर सजी योजनाओं की लंबी फहरिस्त में एक और नाम बनकर रह जाएगी? इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए।